Hello, my dear students. Welcome to the first class of CMA Foundation Law 2022 syllabus. मतलब हमारा पेपर 1 फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का सेक्शन A, which is fundamentals of business law and covers 80% of this paper. तो भाई बड़ी तगड़ी वाली तैयारी हम सबको करनी है। काफी सारा कंटेंट है इसमें जो हमें पढ़ना है। कहने को सिर्फ 4 चैप्टर है, बट वी हैव एम्पल ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू लर्न। और क्योंकि आप ये सब्जेक्ट लॉ पहली बार पढ़ रहे हो, सबसे पहले बिफोर वी प्रोसीड विद एनीथिंग एल्स, बिफोर मैं आपसे कुछ भी बातचीत करूं, सबसे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है विच विल एक्चुअली प्रोवाइड यू द फ्रेमवर्क कि हमें करना क्या है भाई। तो सबसे पहले देखते हैं ये वीडियो एंड देन वी विल कम बैक फॉर द क्लास। ये रोड पे जा रहे हैं भाई, हम सब रोड पे ट्रैवल करते हैं, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। ड्राइव करते हैं, प्रॉब्लम तब आती है जब आता है रुक रुक रुक। अगेन आज की जनरेशन बेफिक्र होके चले जा रहे हैं विदाउट हेलमेट, रुक रुक रुक। और कुछ क्राइम्स कुड बी लाइक, अलाउड है क्या? अरे बाबा रुक, क्यों रोका मुझे? सिग्नल हेलमेट मर्डर जो भी हो मेरी जिंदगी है। Because of law. So we have to find out what is law. हमारा ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। लॉ कुछ नियम होते हैं, सेट ऑफ रूल्स। पर अगर आपसे पूछा जाए कि सेट ऑफ रूल्स क्यों जरूरी है, तो शायद आप बोलो ताकि हम पीसफुली रह पाए। एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, वो बोलेगा हम तो ऐसे जाएंगे, ये बोलेगा हम तो ऐसे जाएंगे, हम तो नहीं रुकेंगे। तो क्या ऐसे हम पीसफुली रह पाएंगे? नहीं। फिर हम सब के सब अनसिविलाइज्ड हो जाएंगे, जानवरों की तरह, एनिमल्स की तरह ट्रीट करने लग जाएंगे। सो बिकॉज वी वॉन्ट टू लिव इन अ ह्यूमन सिविलाइज्ड सोसाइटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ सेट ऑफ रूल्स हम फॉलो करें। अब वो सेट ऑफ रूल्स भाई अनडाउटेडली सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, पर यार कुछ लोग ना, नॉट अबाउट अस, हम तो बड़े सभ्य वाले स्टूडेंट्स हैं, हम तो बड़े अच्छे वाले बच्चे हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं कि वो अपने प्यो की, अपने फादर की, अपने पेरेंट्स की, अपनी टीचर्स की नहीं सुने। तो ये देश के कानून, देश के रूल्स जो सबके लिए बने हुए हैं, उनकी कैसे सुन लेंगे भाई? हमारे रूल्स हम खुद बनाते हैं और उसको तोड़ देते हैं, हम आपके रूल्स बनाए हुए मानेंगे? इतने तो भाई हम अच्छे नहीं हैं, तो हम किसी और के बनाए हुए रूल्स क्यों माने? तो सवाल ये उठता है कि रूल्स बने, जैसे जीएसटी आ गया, इनकम टैक्स आ गया, यहाँ पे ये, यहाँ पे वो, हेलमेट आ गया कि हेलमेट लगाना है, पहले आगे वाले को लगाना है, फिर पीछे वाले को भी लगाना है। तो ये सब नियम नए नए निकाले जा रहे हैं और हम बेचारे एकदम भोले भाले मासूम से सज्जन और इंसान और सिटीजन इस कंट्री के इसको मानते जा रहे हैं। क्यों और कैसे? अगर एकदम आप स्टार्टिंग से, इंसेप्शन से इन चीजों को समझने की कोशिश करोगे, यू विल फाइंड लॉ टू बी एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। अदरवाइज अगर ऐसे फीका फीका सा पढ़ा, थोड़ा 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 इधर थोड़ा उधर, तो भाई लॉ क्या बन जाएगा? एक्सट्रीमली बोरिंग। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसका पर्सपेक्टिव कैसा रखते हो। आपका ये जो पूरा का पूरा पेपर है ना, 100% ऑब्जेक्टिव है। अब ऑब्जेक्टिव पेपर की पढ़ाई थोड़ी सी अलग होती है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव ही आपसे पूछा जाएगा। आपसे कभी भी ये 6 पॉइंटर्स लिखने को नहीं पूछा जाएगा कि ये 6 पॉइंटर्स हम बढ़ बढ़ के रट रहे हैं। इवन बेटर, लॉ को सिर्फ समझना है आपको और हाईलाइट करना है, बिकॉज द ईयर्स अनडाउटेडली दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे इसी टाइप के क्वेश्चंस पिक कर करके पूछे जाते हैं। तो हम समझेंगे लॉ को, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यूज अ हाईलाइटर, ताकि आप कंटेंट को हाईलाइट करते रहो। भाई क्या करना है, कैसे करना है, आज का पहला क्लास है तो मैं सब आपको समझाऊंगी, कैसे आपको मेरे साथ पेस मैच करना है, अप्रोच रखना है, क्या करना है, एवरीथिंग आई विल टेल यू, सो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। पर कमिंग बैक टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हम किसी के रूल्स क्यों माने? नाउ हम किसी के रूल्स क्यों माने, मैं आपको समझा सकती हूं थ्रू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, थ्रू द पावर ऑफ इलेक्शन, कि हम खुद एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं जो हमारे लिए रूल्स बनाता है।
मतलब हम अपने रूल्स खुद बना रहे हैं। देश में 130 करोड़ जनता, 130 140 करोड़ लोग अगर हैं तो हर एक से जाके तो नहीं पूछा जा सकता ना। हम हेलमेट बनाने की प्रपोज कर रहे हैं ताकि एक्सीडेंट कम हो, क्या आपको मंजूर है? अरे आपको मंजूर नहीं है, चलो फिर इस लॉ को हटा देते हैं। नहीं, कोई भी फैसला ऐसे नहीं हो सकता। आपकी 4 लोगों की फैमिली है ना, तो उसमें भी आप फैसले मेजॉरिटी पे ही लोगे, है ना। 3 लोग बोल रहे हैं कि हाँ चलो ये काम करते हैं, इसके घर चलते हैं या इसको ये देते हैं, तो मान लिया जाता है, एग्री कर लिया जाता है, इवन इन अ क्लोज नेट फैमिली ऑफ जस्ट 4 पीपल। तो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, सबका एक बात पे कंसेंसस नहीं ऑब्टेन किया जा सकता है। और हर एक से अगर हम पूछने जाएंगे तो फिर हम पूछते ही रह जाएंगे, लॉ तो बन ही नहीं पाएगा, नियम तो बन ही नहीं पाएंगे। अभी हमें क्या पता है, लॉ इज सेट ऑफ रूल्स, बस कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो फॉलो करने होते हैं क्योंकि वो बने हैं सबके लिए, ठीक है। वो किसने बनाए? वो हमने खुद ही बनाए हैं। कैसे हमने खुद ही बनाए? क्योंकि हम करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट। हमने बोला यार जो ये बोलेंगे मान लेना, हम सबकी मर्जी है, तो हमने ऐसे बंदे बनाए। वो बंदे मिले, उन्होंने प्रपोज किया और उन्होंने लॉ बनाया। ऐसे चीजें होती हैं। वी हैव समथिंग कॉल्ड एज पार्लियामेंट विच कंप्राइजेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। बट अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं ये मान के चल रही हूं कि आपकी नॉलेज इस चीज में 0 है, सो यू डोंट इवन नो द बेसिक जनरल नॉलेज। मैं ये मान के चलूंगी, है तो बहुत अच्छी बात है भाई, कुडोज टू दैट, बट मैं ये मान के चलूंगी और आपको पढ़ाऊंगी। पर द गुड पार्ट इज कि आपके इस सब्जेक्ट में एक चैप्टर है, और वो चैप्टर है इंट्रोडक्शन, जिसमें 10% वेटेज भी है। उस इंट्रोडक्शन चैप्टर में 4 चीजें आती हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ, लॉ कहां से बना, कैसे, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, इंडियन कोर्ट सिस्टम एंड लेजिस्लेशन। अभी ये टर्म्स भी हमको बड़े हैवी से लग रहे होंगे, मैम ये क्या बोल रहा है, लॉ, लेजिस्लेशन, कोर्ट, लेजिस्लेटिव, ये सब क्या कुछ अलग अलग है या सब सेम चीजें हैं? तो पता चलेगा धीरे धीरे। आप एकदम प्रो होने वाले हो, एक्सपर्ट होने वाले हो इन दैट लीगल टर्मिनोलॉजी। बट शुरुआत से शुरू करेंगे। तो क्योंकि आपके सिलेबस में ऑलरेडी ये चैप्टर ऑफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू इन डिटेल ऑल दीज थिंग्स विच आई यूजुअली डू। अब क्या करेंगे, हम इस चैप्टर के हिसाब से पढ़ेंगे, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर आपको लॉ के बेसिक्स अपने आप आ जाएंगे, है ना। तो पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं इज इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पार्ट, दैट इज सोर्सेस ऑफ लॉ, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। highly disappointed I am seeing the content. In fact, अगर मैं आपको मॉड्यूल दिखाऊंगी ना, चलो दिखाई देती हूं, ये देखो, सोर्सेज ऑफ लॉ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये पहले कुछ दिया हुआ है, फिर ये देखो ये ऐसे कुछ दिया हुआ है। अब ये आप पढ़ने जाओगे ना तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आने वाला है, काफी बोरिंग भी लगने वाला है। तो पहली बात तो मैंने इस मटेरियल को रिफाइन किया है। आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ हेडिंग्स, I have not compromised with any of the content which is included in your material, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव पेपर है और अगर एक लाइन भी आपके मटेरियल में दी हुई है ना तो उस लाइन पे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम किसी लाइन पे या किसी टर्म पे या किसी इंफॉर्मेशन पे कॉम्प्रोमाइज किए बिना इसको रीडेबल फॉर्मेट में लाया है ताकि बच्चे के दिमाग में कुछ तो जा पाए। ऐसे आप पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं जा पाएगा। दूसरी बात, क्यों मैं डिसअपॉइंटेड हूं इस मटेरियल को देख के, क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा हिस्ट्री पूछ रहे हैं यार। आपको ये सब बताने की क्या जरूरत है कि मोहम्मद घोरी ने इसको डिफीट किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको डिफीट किया, स्लेव डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। भाई हिस्ट्री क्लास तोड़ना चल रहा है, यहाँ पे लॉ पढ़ाना है हमें, और इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। तो हमें पढ़ाई कहीं ना कहीं ऐसी करनी चाहिए, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल स्टडीज, हमारी ऐसी होनी चाहिए जो हमें प्रोफेशन में हेल्प करे। दिस हिस्ट्री इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस एंड दिस हिस्ट्री इज नॉट ऑल्सो गोइंग टू हेल्प अस एस्टैब्लिश कि हाँ भाई लॉ कैसे आया और क्या आया। सच बता रही हूँ।
लॉ कैसे आया, मैं लॉ पे फोकस करना चाहिए, यहाँ पे काफी कुछ फोकस इन कंटेंट्स पे है। एंड द सैड पार्ट इज कि आपसे इस पे सवाल भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है भाई लोधी डायनेस्टी कब से कब तक थी। अब ऐसे तो डायनेस्टी 5 थी यार सल्तनत के रूल में, अब स्लेव डायनेस्टी इन्होंने बताया नहीं पीरियड, बाकी डायनेस्टी का मेंशन ही नहीं किया, लोधी डायनेस्टी का ईयर भी दे दिया, क्या है ये? या तो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करो इवन इन द हिस्ट्री। सो आई एम नॉट वेरी हैप्पी, बट एट द सेम टाइम वी आर नॉट हियर टू क्रिटिसाइज, है ना। हम इसलिए नहीं बैठे हैं कि हम गलतियां निकालें मटेरियल में, हम इसलिए बैठे हैं ताकि हम कुछ सीखें, है ना। एंड अनडाउटेडली लर्निंग एक चीज है, बट भैया टारगेट तो हमारा एग्जाम्स ही है। So ultimate focus is exams. So we have to do that exam oriented study. So we will, instead of criticizing what is there, what content is there, and instead of getting disappointed, we will try to find out the ways कि कैसे हम इसको क्लासिफाई करें, कैसे हम इसको बनाएं कि ये चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो उसके लिए भाई बहुत सारी मेहनत की गई है। आपको मैं चीजें उस तरीके से बताऊंगी कि आपके दिमाग में कुछ कुछ बैठे। वी विल ट्राई टू लर्न इट विद इन द क्लास, ठीक है। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास विद सोर्सेस ऑफ लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस। हम सबको पता है we got independence in 1947 and thereafter 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जिसको हम रिपब्लिक डे भी बोलते हैं, 26 जन 1950। क्या है क्या नहीं है अभी वो सब भी पढ़ेंगे, बट वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद द प्री इंडिपेंडेंस एरा, राइट। चल ओके, सबसे पहले हाउ टू स्टडी, कैसे हम ये सब्जेक्ट टेकअप करने वाले हैं, क्या आपको करना होगा, क्या मुझे करना होगा। सो द रोल्स शुड बी वेल डिफाइंड, है ना। तो सबसे पहले बच्चों यू हैव टू प्रिपेयर अ कॉपी। आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें, आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत सजा सजा के नोट्स लिखो, बट आपको नोट्स बनाने होंगे, ठीक है। अब नोट्स कैसे बनाने होंगे, जो मैं आपको लिखवाऊंगी वो आपको लिखना है। इनिशियली आई विल गाइड यू कि आपको ये लिखना है। लेटर ऑन इट हैज टू बी सेल्फ इम्प्लाइड कि हाँ मैम ये लिख रही हैं तो ऑटोमेटिकली मुझे लिखना है, ठीक है। इससे क्या फायदा होता है, कई बार ऐसा लगता है यार मैम हम क्यों लिखें, आप लिख के दे दो ना जो आप दे रही हो। तो इससे फायदा क्या होता है, ऑफ कोर्स नोट्स आपके पास हैं, मैं पूरे आपको नोट्स दे रही हूँ, आप नहीं लिखना चाहो तो भी इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। बट लिखने से फायदा ये होता है कि हम एक साथ ना देख रहे हैं, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जो लर्निंग होती है ना दैट्स एक्सट्रीमली इफेक्टिव। आप 3-वे प्रोसेस से अपने बॉडी और माइंड में इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हो तो बहुत हेल्प मिलती है, एंड अनडाउटेडली योर स्टडीज विल बी वेरी इफेक्टिव, स्पेशली इन अ सब्जेक्ट लाइक लॉ। दूसरी बात, जब आप सिर्फ ऐसे सुनते जाते हो, थोड़ी देर देख लोगे, थोड़ी देर सुन लोगे, थोड़ा कुछ अट्रैक्शन आया तो थोड़ा अटेंटिव ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी पेस छूट जाता है। जैसे ऐसे होता है ना, हम टीवी पे ऐसे प्लेन चला के देख रहे हैं, तो कभी बहुत एंगेजिंग सी चीज़ होती है तब तो हमारा ध्यान रहता है, अदरवाइज तो नींद आने लगती है। टीवी देखते देखते बहुत नींद आती है, तो यहाँ पे भी तो वही काम कर रहे हो यार, देखते देखते सो नहीं जाना। तो ज़रूरी है कि आपकी एंड से भी कुछ एक्शन इन्वॉल्व हो। तो अगर आप लिखोगे तो कंसंट्रेशन और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक कॉपी आपको डेडिकेट करनी है कि भाई मेरी सीएमए फाउंडेशन लॉ की ये कॉपी है, छोटी सी मैंने एक कॉपी बनाई है जिसमें आराम से मैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज नोटिंग करता रहूंगा या करती रहूंगी जो भी हमारा कंटेंट आएगा, ठीक है। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प मी इन रिविजन लेटर ऑन। इसके अलावा जो दूसरा काम आपको करना है वो ये है कि यू मस्ट यूज अ हाईलाइटर। इट डिपेंड्स कि आप कौन से मटेरियल को रेफर करना चाहो, दैट्स कंप्लीटली योर विश। मतलब अगर आप अपना स्टडी मटेरियल भी खोल के पढ़ना चाहो तो कर सकते हो, बट आई रियली डोंट रिकमेंड एंड एडवाइस, ठीक है। बट आप कर सकते हो, ठीक है। जो भी आप करो, आपके पास एक हाइलाइटर जरूर होना चाहिए ताकि आप हाईलाइट कर पाओ। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा
अंडरलाइन टेक्स्ट, तो हमें पता है कि ये 4 चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। 4 अंडरलाइन टेक्स्ट हमको बताए गए हैं, ऑल्दो दिस इज नॉट कंप्लीट नॉलेज। मतलब अगर मैं वेदास की बात करूं तो उसके बाद वेदास स्मृतिज ऐसे नहीं आता है, ठीक है। हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारे ब्रह्म शास्त्र होते हैं, उसमें हमारी एक 3 तरीके की वो होती है, उसमें एक मनुस्मृति होती है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट रिटन इन आवर मटीरियल, एंड दैट्स वाई अगर हम सारा का सारा ब्रॉड उस तरीके से पढ़ने जाएंगे कि हम तो एकदम अप्रोप्रिएट और एडिक्वेट नॉलेज ही लेके जाएंगे, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये आप मुझ पे छोड़ दो कि मैम हमें किस तरीके से समझाती है, पर आपको अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद करना है तो आपको इन 4 के अलावा 5वां चीज का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ना, तो आपको ये 4 याद करना है। तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि ठीक है मुझे ये हाईलाइट करना है, ठीक है। माइनर डिस्प्यूट्स डिसाइडेड बाय लोएस्ट कोर्ट, ये आपने हाईलाइट कर लिया। अब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें ऐसा पूछा गया है, तो आपको पता है कि जो माइनर डिस्प्यूट्स होते हैं वो लोअर कोर्ट डिसाइड करता है, और जो इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स होते हैं दे आर डिसाइडेड बाय द किंग, ठीक है। तो इस तरीके से यू हैव टू यूज अ हाइलाइटर, यू अनडाउटेडली शुड हैव अ कॉपी जिसमें आप नोटिंग करोगे, जो मैं आपको करवाऊंगी लेटर ऑन, जो आपको लगता है कि जरूरी है, एग्जाम्पल्स हैं, ये सब आप नोट करते चलोगे मेरे साथ, ताकि आपका सिर्फ फ्लो बना रहे। ऐसा नहीं है कि आपको सजा सजा के कोई कॉपी मेंटेन करनी है कि नहीं इससे हम एकदम पूरा एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ लें, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट टू इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन दैट कनेक्ट एंड फॉर एन इफेक्टिव लर्निंग, ठीक है। तो ये 2 चीजें समझ में आ गई। चलो अब हम शुरू करते हैं। तो पहली नोटिंग आपकी क्या होगी, हम पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर विच इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। सो आई वांट एवरीवन टू नोट दिस। लिखो मेरे साथ साथ लिखो। इंट्रोडक्शन में हमें 4 चीजें पढ़नी है। मैं इसलिए ऐसे कर रही हूं क्योंकि मैं जो लिखूंगी वो हजारों बच्चे लिखने वाले हैं, आप जो लिखोगे वो सिर्फ आप पढ़ने वाले हो, तो आप ऐसे लिखिए कि बस आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इंट्रोडक्शन में वी हैव टू रीड अबाउट 4 थिंग्स। व्हाट आर द 4 थिंग्स? सोर्सेस ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव, okay, never mind, legislative process in India. I hope it is visible, there's some problem. Court system in India and primary and subordinate legislation, ठीक है ना। ये 4 चीजें हमें पढ़नी है। हम पहली यूनिट पे डिस्कशन करते हैं। हमारी पहली यूनिट क्या है? पहली यूनिट इज अबाउट सोर्सेस ऑफ लॉ। तो सोर्सेज ऑफ लॉ में हमें अगेन 2 चीजें पढ़नी है। which is before independence and after independence. आफ्टर इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूं तो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज statutes which are enacted, जिनकी पावर is given by constitution. हेवी टर्म समझ नहीं आ रहे होंगे, परेशान नहीं होना है। We have something called as judicial precedents, जो और कुछ नहीं होते हैं, हमारे केस लॉज होते हैं। Then we have laws guided
बाय कस्टम्स, जिनको हम पर्सनल लॉज भी बोलते हैं, और उसके बाद हमारे पास अदर्स है, एग्जाम्पल ऑर्डिनेंस, ORDINANCE, दिख रहा है? ठीक है, तो ये 4 चीजें हमने लिखी हैं। अब आते हैं हमारे आज के क्लास के कंटेंट पे, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बिफोर इंडिपेंडेंस। हम इसको डिस्कशन करने वाले हैं और इसमें भी हमारी 4 चीजें आती हैं। क्या 4 चीजें हैं मैम? एंशियंट, मिडीवल, ब्रिटिश एंड करेंट। करेंट मतलब एग्जिस्टिंग, आज का, आज के समय में क्या है और क्या नहीं है, वो सारी चीजें। एंशियंट, मिडीवल, ब्रिटिश और करेंट, ये 4 चीजें हमको डिस्कस करनी है। पहला डिस्कशन हम इसमें करने वाले हैं अबाउट एंशियंट पीरियड। ठीक है, चलो भाई। अब शुरू होता है कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन क्या पता नहीं। एंशियंट पीरियड के पहले हमको ये समझना जरूरी है कि भाई पीरियड क्या है। आप सबने सुना होगा 21st सेंचुरी में हम लोग रह रहे हैं, है ना? 21st सेंचुरी, अगर मैं एक डिकेड बोलूं तो डिकेड मतलब क्या होता है? 10 साल का होता है। सेंचुरी मतलब क्या होती है? 100 साल की होती है। ये सब हम सबको पता है भाई, और कहीं से पता चले ना चले, क्रिकेट से सेंचुरी खूब पता चल जाती है, अरे वाह ये हुआ। सवाल ये उठता है कि मैम हम किस पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एंशियंट बोल रहे हैं, हम किस पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं तो हम मिडीवल बोल रहे हैं, हम किसको ब्रिटिश बोल रहे हैं, और कब हमारा करंट पीरियड है। So we all know we are living in the 21st century. 21st century has started from the year 2000 and of course 2100 तक वो चलेगी। तो अभी हमारे जो 100 साल का जो टेन्योर होता है वो हमारा पूरा का पूरा क्या है? 21st century है। इसके पहले अगर मैं बात करूँ तो 1900 से ये हमारी क्या चल रही थी? 20th century चल रही थी, है ना? ये 21st century है, हाँ या ना? ऐसे हमारी कहीं ना कहीं फर्स्ट सेंचुरी शुरू हुई होगी। फर्स्ट सेंचुरी हमारी कब से शुरू हुई होगी? ईयर 1 से, और ईयर 100 तक हमारी फर्स्ट सेंचुरी रही होगी। यस और नो, है ना? तो ऐसे वी हैव डिवाइडेड इट इनटू सेंचुरीज। अब इसके पहले भी तो कुछ रहा होगा। तो हमारे पास एक ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम रेफर करते हैं। वी हैव समथिंग कॉल्ड एज BC एंड समथिंग कॉल्ड एज AD। यूजुअली लोग इसको समझते हैं कि इट इज ऑल अबाउट बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर डेथ, बट आइडियली ये तो बिफोर क्राइस्ट है, बट दिस इज एनो डोमिनी, मतलब ऑफ कोर्स आफ्टर द लॉर्ड हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। हमारे लिए ये सारी चीजें रेलिवेंट नहीं है, हमारे लिए इसका रेफरेंस रेलिवेंट है। मतलब इसके पहले के जो पीरियड होंगे उसको हम बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, BC, ठीक है। इसके बाद के जो हमारे ईयर्स होते हैं हम उसको AD बोल देते हैं। तो अब हमारे पास इसके पहले की भी सेंचुरीज हैं, और इसके पहले की सेंचुरी कैसी है? यहाँ पे फर्स्ट बिफोर क्राइस्ट, यहाँ पे सेकेंड बिफोर क्राइस्ट, यहाँ पे थर्ड बिफोर क्राइस्ट, एंड इस तरीके से हमारी टाइमलाइन क्या होती है? वो पीछे जाती है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कहीं
1950 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, है ना। 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली। उसके पहले का जो हमारा टेन्योर था वो क्या था? ब्रिटिश, अंग्रेज हम पे हुकूमत कर रहे थे, ब्रिटिश एरा था, ब्रिटिश रूल था, वी ऑल नो दैट, है ना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि अराउंड आई कैन से 1612 से लेके 1949 तक, रादर 1947 तक ही हम बोलते हैं, ये हमारा क्या था? ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल। इसके बाद ये सब जो है इसको हम करंट या मॉडर्न पीरियड बोलते हैं, जब हमारी चीजें बदल गई, हमारा लॉ का तरीका बदल गया। अभी आपको पता चलेगा, अगर आप पहले के जमाने की मूवीज वगैरह देखो तो क्या होता था, जैसे किसी ने जोधा अकबर अगर देखी हो, अकबर, है ना, तो वो क्या करते थे भाई, उनकी सभा बैठती थी, किसी को भी कोई शिकायत है तो वो पहुंचते थे किंग के पास, और किंग का क्या कर्तव्य होता था कि आप प्रजा की रक्षा करो। तो वही तो कोर्ट हो गया यार, वही तो जुडिशियल हो गया, वही तो लॉ हो गया। कुछ नियम बना दिए किंग ने, सबको नियम का पालन करना है, जिसने पालन नहीं किया उसको हम किंग के पास पकड़ के लेके जाएंगे, किंग सजा सुना देगा। आज भी तो वही हो रहा है, किंग नहीं है बस, राइट। तो कैसे ये चीजें इवॉल्व हुई और किस समय क्या लॉ और जुडिशरी होती थी हमारी कंट्री में, वो हमको थोड़ा सा आइडिया ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने अपने पूरी जर्नी को 4 भाग में डिवाइड किया है। ब्रिटिश रूल हमारा करंट पीरियड, इसके पहले का मैं बोल सकती हूँ 1192, मतलब अराउंड 12th सेंचुरी। ये हम बहुत पीछे चले गए, इस टाइमलाइन के हिसाब से नहीं, यहाँ पे कहीं हमारा आएगा 12th सेंचुरी, ठीक है, अराउंड 12th सेंचुरी। यहां से यहां तक मैं बोल सकती हूँ दिस इज मिडीवल पीरियड, दिस इज मिडीवल पीरियड। और इसके पहले हम सारे पीरियड को बोलते हैं एंशियंट पीरियड, विच एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम यहाँ पे 15th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, 1500 साल और पहले की बात कर रही, दैट इज अर्ली वैदिक पीरियड जिसको हम बोलते हैं, वहां से शुरू हुआ। ये मैंने सिर्फ आपको अभी एक ब्रीफ आइडिया दिया है, अभी तक मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया है कि बच्चों ये याद करना है आपको फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिट कि आपके दिमाग में ये चीजें आए कि अच्छा हम इसकी बात कर रहे हैं। नहीं तो अभी अगर मैं पढ़ने लग जाऊंगी तो समझ नहीं आएगा मैम क्या बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो, सब बाउंसर जा रहा है। मतलब पहला क्लास इतना हैवी, ऑल्दो आई स्टिल अंडरस्टैंड कि पहला क्लास भी बहुत हैवी होने वाला है। अभी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरू करते तो मैं आपको बताती, हाँ एक खूबसूरत सा गुलाब लेके कोई पहुंचा ऑफर लेके, और उस ऑफर को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो ऑफर, एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा मजा आता है बच्चों को। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो मजे उठाएंगे हम, पर लॉ के बेसिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट भी आपको ना आगाह कर रही है कि देखो लॉ को सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो मजे वाले क्लासेस मत समझना, लॉ इज समथिंग मोर सीरियस। तो पहले सीरियस कंटेंट पढ़ लेना, अच्छा है, चलो निपट जाएगा, बाद में हम मजे ले लेके पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है ना। चलो, सो कमिंग टू आवर एंशियंट पीरियड, coming to our ancient period, it is very very important कि आप आज से ही अपनी पढ़ाई को सीरियसली लो। अभी हमारे पास क्या होता है, बहुत टाइम होता है एग्जाम में, तो हमें लगता है यार क्या दिक्कत है, अभी थोड़े दिन बाद पढ़ लेंगे, छोटा सा तो सिलेबस है, फाउंडेशन ही तो लेवल है, बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, चलो अभी थोड़ा और ये कर लेते हैं, थोड़ा ये कर कुछ भी नहीं। आपके पास आपका फोकस है, आपके पास आपका एम है, विच इज रेडी एंड देयर इन योर माइंड। अब एम से कोई भी डेविएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होता है, फिर बाद में बच्चे शेरो शायरी शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कहीं ऐसी किताब मिले जिस पर दिल दे देते। सुनना, कहीं ऐसी किताब मिले जिस पर दिल दे देते, सबने हमारा दिमाग खाया, किसको जवाब देते। मैम ये क्या है, सबने हमारा दिमाग खाया, किसको जवाब देते। अब तो ये सिलेबस देख के लगता है कि 1 महीना और होता तो दुनिया हिला देते। ये बच्चों की स्थिति हो जाती है व्हेन दे रीच टुवर्ड्स और व्हेन दे नियर देयर एग्जामिनेशन,
कि भाई अब एग्जामिनेशन आने वाला है, अब थोड़ा समय और मिल जाता, तो वो बाद की रिग्रेट से अच्छा है कि अभी के एफर्ट मारो। अभी क्या है, सब बच्चे बड़े रिलैक्स्ड हैं, सब एकदम धीरे 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 पढ़ाई करें। अगर आप सीरियस हो गए तो आप सोचो यू गेट दैट अपर एज एंड दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स यू, मतलब आपको वो टॉपर बनाता है, आप ये समझो, ठीक है। तो आपको अगर वो एक्स्ट्रा एज और अपर एज चाहिए, देन स्टार्ट योर फोकस राइट फ्रॉम टुडे। आज से आपका एक टारगेट मेंटेन होना चाहिए, आज से आपका ये फोकस होना चाहिए कि जो भी मैंने पढ़ा है उसको मैंने पूरा का पूरा याद कर लिया है, उसको मैंने पूरा अच्छे से तैयारी कर ली है। मुझे पता है कि मैंने अगर आज इतना सा कंटेंट पढ़ा है तो आप उस कंटेंट में से 10 सवाल कहीं से भी घुमा के निकाल दो, आई विल बी एबल टू आंसर। और ये कंसिस्टेंसी अगर हम हर दिन करेंगे, हर सब्जेक्ट में करेंगे, हर टॉपिक में करेंगे, तो भाई कौन रोक सकता है हमें, राइट। सो वी हैव टू मेंटेन दैट फोकस राइट फ्रॉम द स्टार्ट। शुरू करें एंशियंट पीरियड, एंशियंट इंडिया, रेडी फॉर सेट हिस्ट्री मिक्स्ड लॉ क्लास। चल, एंशियंट इंडिया हमारा शुरू होता है 1500 ईयर्स बिफोर एंड आफ्टर बिगिनिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली द फर्स्ट डिकेड ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 1500 साल पहले, हम बोल सकते हैं 15th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट। वहां से कहीं ना कहीं हमारा एंशियंट पीरियड शुरू होता है। अगर उस समय की बात करूं तो उस समय हमारे पास कौन होते थे? एंशियंट पीरियड में हमारे पास होते थे किंग्स। इनफैक्ट पूरी कंट्री एक तरीके से काम नहीं करती थी, यहाँ पे इसका राज है, यहाँ पे उसका है। छोटे 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 जगहों में जो भी प्रोमिनेंट इंसान है वो किंग बन के बैठा हुआ है और उसकी एक प्रजा है। ऑल्दो अगर हम इंसाफ की बात करें और सच्चाई और ईमानदारी की बात करें तो भाई आज के जमाने से बहुत पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी। मतलब लोग आपको धोखा नहीं देंगे उस जमाने में। आज के जमाने में तो यार घर से बाहर निकलो, इधर धोखा उधर धोखा, आंख बंद करी तो धोखा, आंख खोली तो धोखा, इतने धोखे नहीं होते थे। तो पीपल कुड ऑल्सो ट्रस्ट देयर किंग्स। मतलब ऐसा क्या हो सकता है मैम कि अगर ये हमारा कोई एक रीजन है तो यहाँ पे कोई अलग नियम, 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 बिल्कुल हो सकता है। और यही एंशियंट पीरियड की खास बात है। मतलब एंशियंट पीरियड में हमने क्या स्टैब्लिश की खास बात? हमने बोला कि एरा इज मोस्टली रूल्ड एंड गवर्न्ड बाय किंग्स हैविंग देयर ओन टेरिटरीज। मतलब उनके पास अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती थी और वो जो भी नियम बनाते थे वो लोकल लोगों के लिए ही प्रेवलेंट होते थे। तो मतलब हर बाउंड्री जब आप क्रॉस करते हो तो वहां पे नियम आपको बदले बदले मिलते हैं। सो विद एवरी पासिंग टेरिटरी द सेट ऑफ लॉज डिफर्ड। ठीक है। Bringing the ancient period of law with reference to the geographical idea of modern day India under the same umbrella is a subject matter of great deliberation in itself. Deliberation का मतलब होता है डिस्कशन। तो हमारा जो ये एंशियंट इंडिया था जिसमें हर जगह लॉ अलग अलग हैं, उन सबको एक जगह लाना भाई ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा डिस्कशन की बात तो है ही है। तो यहाँ की खास बात हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? हम यहाँ की खास बात ये लिखने वाले हैं कि different territories had different laws. हर टेरिटरी में अलग अलग लॉज। क्लियर? चल, दूसरी बात, ऑल्दो हमारे लॉज अलग अलग थे पर फिर भी कुछ ऐसी चीजें थी which had the universal presence। मतलब उसी के बेसिस पे लोग अपने नियम बनाते थे। क्या बेसिक प्रिंसिपल्स या क्या चीजें हमारे पास प्रेजेंट थी? पहली बात, बेस्ड ऑन धर्म। धर्म का मतलब होता है सही क्या है। एंड आई टोल्ड यू कि पहले के जमाने में ज्यादा लोग सही गलत समझते थे। आज के समय में क्या है, अरे यार अपना फायदा किसमें हो रहा है वो देखो, सही गलत जाए भाड़ में। तो पहले के जमाने में हर चीज सही देखी जाती थी कि भाई सही क्या है, उनकी नजर में सही क्या है। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सही नहीं होते हुए भी उनको सही लगती थी। जैसे हम बोले कि सती प्रथा, सती प्रथा एंशियंट टाइम की चीजें हैं जो चलती आ रही थी। आज के समय में उसको एबॉलिश किया गया। क्यों? क्योंकि आज के समय में उसको सही नहीं माना गया कि ये तो गलत है यार, कोई चला गया आप दूसरे को जला दो,
ठीक है, वो खुद अपनी जान दे दे, तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं, तो दैट हैज बीन अबॉलिश्ड। पहले चाइल्ड मैरिज होती थी, दैट हैज बीन अबॉलिश्ड, राइट। तो कुछ चीजें धीरे धीरे बदल गई और कुछ चीजें उस समय में सही थी तो वो मानी जाती थी। तो सबसे पहली बात, इट वॉज बेस्ड ऑन धर्मा। सेकेंड थिंग, इट वॉज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल टेक्स्ट। अब ये जो यूनिवर्सल टेक्स्ट हैं, दे बेसिकली रिलेट्स टू हिंदुइज्म ओनली। मतलब मैम, आप सबने सुना होगा सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। हम सबको पता है भाई, हिंदूज में आप एक के बाद दूसरी शादी नहीं कर सकते हो, है ना, अनलेस डिवोर्स वगैरह। अब चीजें थोड़ी सी बदल गई है। मुस्लिम्स में कल्चर अलग है। तो हमारे पास कहीं ना कहीं आज भी रिलीजन वाइज लॉज भी प्रेवलेंट हैं। वी हैव हिंदू एक्ट, वी हैव मुस्लिम एक्ट, है ना। तो हिंदूज की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे हिंदू लॉ की यहाँ पे जिक्र की गई है। और तो हमारे पास मुस्लिम्स में भी चीजें थी, बट यहाँ पे हमें जो कंटेंट में पढ़ना है दैट इज ऑल अबाउट हिंदू लॉ। तो हिंदू लॉ की अगर हम बात करें तो एंशिएंट सोर्सेज में हमारे पास कुछ श्रुतिज होती थी, कुछ स्मृतिज होती थी, ठीक है, कुछ हमारे पास कस्टम्स होते थे। अब ये श्रुति स्मृति क्या है? स्मृति में ही अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक मनुस्मृति भी आती है जिसका जिक्र यहाँ पे किया हुआ है। श्रुतिज की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, आपने सब सुना होगा। वेदास क्या होते हैं? वेदास आर नथिंग बट रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज। कैसी चीज की नॉलेज? वेदा या अगर मैं श्रुति की बात करूं तो हम जो सुनते हैं, व्हाट इज हर्ड, राइट। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सुनना है, समझना है, और फिर जो मैं बताऊंगी वो याद करना है। ये हमारा टारगेट रहेगा ही रहेगा, बिकॉज आपका कोर्स कंटेंट ऐसा है बेटा कि आपको फोकस करना पड़ेगा। ओके, नाउ वेदास, क्या मैम हमको वेदास के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत है? द आंसर इज अ बिग नो। आपसे बस यही बोला गया है कि दे हैड यूनिवर्सल प्रेजेंस, वेदास, स्मृतिज, उपनिषद्स एंड अर्थशास्त्र। तो मैं एक एक लाइन इसके आगे लिखा रही हूं। यू ऑल राइट दिस वन लाइन एंड दैट इज जस्ट सफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। ओके, चलो, ideas and practices of Vedic religion, that is, यहां पे आप लिख सकते हो हिंदुइज्म। ये बेसिकली राइम्स या पोएम्स के फॉर्मेट में होता था, हिम्स के फॉर्मेट में होता था, जिसमें कहीं ना कहीं हम गाइडेंस बताते थे कि देखो हमारे कल्चर में ऐसा होता है, हिंदुइज्म में ऐसे रिचुअल्स फॉलो किए जाते थे। तो उसी का पूरा कंपाइलेशन अलग अलग थ्रू डिफरेंट पोएम्स लिखा हुआ था, ठीक है। तो हमारे पास अलग अलग वेदास हैं। उपनिषद्स की अगर मैं बात करूं तो उपनिषद्स भी हमारे पास कहीं ना कहीं फिलोसफिकल रिलीजियस टेक्स्ट ही हैं। ऑफ कोर्स दे आर ऑल्सो अबाउट हिंदुइज्म, जो गाइड करता है लोगों को कि भाई ऐसे काम करना चाहिए। क्या इसमें लॉ का कहीं जिक्र है मैम? देखो क्या होता था, हमारे एंसेस्टर्स क्या करते थे, वो लॉ बन गया। हम घर में पूजा कैसे करते हैं, जैसे मम्मी बताती हैं, मम्मी ने कैसे की जैसे उनकी मम्मी ने बताया, है ना। तो वैसे ही पास ऑन होती है ना चीजें कि हाँ भाई पूजा करने का यही नियम है। तो वैसे ही हिंदुइज्म में वेदास में बताया गया व्हाट वाज प्रैक्टिस्ड। कहीं ना कहीं उपनिषद्स में हमें फिलोसफिकल गाइड दिया गया कि दीज थिंग्स शुड बी डन लाइक दिस, मतलब वी लेड डाउन द फंडामेंटल्स ऑफ दैट रिलीजन, राइट। वेदास हमारी इंफॉर्मेशन या थॉट्स के बारे में है, उपनिषद्स आर मोर अबाउट गाइड्स। एंड अगर मैं स्मृतिज की बात करूं तो स्मृतिज में तो इतने सारे आपके लॉज लिखे हुए हैं,
इतने सारे मैटर्स पे चीजें लिखी हुई हैं कि ये काम ऐसे करना है, ये काम वैसे करना है. सो मनुस्मृति इज समथिंग विच इज अनडाउटेडली वेरी मच इन यू कैन से पॉपुलर. इसको भी मैं लिखवाती हूँ. contains about marriage, rights or conduct of women, hospitality, law of kings, dharma. तो बहुत सारी चीजें हैं. वी हैव एम्पल ऑफ थिंग्स विच आर देयर इन मनुस्मृति. इनफैक्ट नॉन रीपेमेंट ऑफ डेट, ये सब चीजें भी आती हैं. तो वो भी बहुत कुछ मनुस्मृति में हमें लिखा हुआ है. पॉइंट इज ये यूनिवर्सल प्रेजेंस वाले टेक्स्ट हैं. जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे पास बाइबल है या हमारे पास गीता है, वो कहीं ना कहीं हमको गाइड करता है एंड इट हैज़ यूनिवर्सल प्रेजेंस. सच आर दीज टेक्स्ट. तो ये जो लिखे गए हैं इनके हिसाब से लोग अपने लॉज बनाते हैं. तो अगर मैं एंशिएंट पीरियड की बात कर रही हूँ तो सबसे पहले वी हैव स्टैब्लिश्ड कि एंशिएंट पीरियड में किंग्स थे. डिफरेंट टेरिटरीज में डिफरेंट लॉज थे. ऑल्दो इट वॉज ऑल बेस्ड ऑन धर्मा, दैट इज राइटियसनेस, क्या सही है क्या गलत है. एंड इट वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन यूनिवर्सल टेक्स्ट. आपको क्या इसमें चीजें याद होनी चाहिए जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. यूनिवर्सल टेक्स्ट आपको कौन कौन से याद होने चाहिए. यू शुड रिमेंबर कि हमने 4 टेक्स्ट का जिक्र किया है. वेदास, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट उपनिषद्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मनुस्मृति, राइट. एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट अर्थशास्त्र. अब सवाल ये उठता है कि मैम अर्थशास्त्र क्या है. तो अर्थशास्त्र जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग, इज ऑल अबाउट स्टेट क्राफ्ट, इट्स ऑल अबाउट साइंस. ओके, तो पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक साइंस आप बोल सकते हो. पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक साइंस लिख लेना ये. एंड डिस्कसेस इश्यूज रिलेटेड टू सोशल वेलफेयर, अर्थशास्त्र, बिजनेस, कैपिटल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, उन सब से रिलेटेड होता है. एंड हमारे पास वो भी ऑब्वियसली इन संस्कृत अवेलेबल है. इट्स एंशिएंट इंडियन संस्कृत टेक्स्ट विच इज अवेलेबल और जिसके हिसाब से लोग गाइड करते हैं. ठीक है, इनके बारे में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बिकॉज दैट हैज नॉट बीन एक्सप्लेन टू यू. तो हमें एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से क्या याद रखना है, अर्थशास्त्र. ठीक है, ओके, मूविंग फर्दर, ये मैंने आपको बता दिया. अब हम बात करते हैं एंशिएंट पीरियड के ज्यूरिसडिक्शन की. एंशिएंट पीरियड के ज्यूरिसडिक्शन की. ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है भाई, किसी को शिकायत होती है तो एक पिटिशन कोई फाइल करता है या वो अपनी कंप्लेंट बोलता है. एक पर्सन क्या करता है, उसका प्रूफ प्रोवाइड करता है, फिर कंप्लेंट को रिजॉल्व करता है और कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के बाद सजा सुनाता है. तो अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो उस समय भी हमारे पास एक प्रॉपर जुडिशरी थी. और वो जुडिशरी हमारे कौन थे, किंग्स थे. तो उनके पास नॉलेज थी, उनके पास ऑनेस्टी थी, वो इंडिपेंडेंट तरीके से फैसला लेते थे, उनके पास एबिलिटी थी कि वो जज कर सके और वो सजा भी सुना सके. पर हमारे अगर एंशिएंट इंडियन कोर्ट्स की हम बात करें कि भाई हमको अगर प्रॉब्लम होती थी एंशिएंट इंडिया में कोई भी, तो हम कहाँ जाते थे. तो हमारे पास उसके लिए 6 चीजें दी हुई हैं. कुला, श्रेणी, गणा, अधिकृता, सशस्ता और नृपा. क्या ये याद करना है मैम? हाँ, ये 6 चीजें आपको याद होनी चाहिए.
ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट एंशियंट इंडिया। ये 6 चीजें क्या होनी चाहिए, हमें याद होनी चाहिए, कुला, श्रेणी, गणा, अधिकृता, ससता और नृपा। ओके फाइन मैम, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? कुला मतलब फैमिली काउंसिल्स या ग्रुप्स। इसका मतलब जैसे आज भी हमको प्रॉब्लम होती है ना, भाई से झगड़ा हो गया, मम्मी देखो ना यार ये कर रहा है, मम्मी ने नहीं मानी, पापा आज पता है इसने मेरा ये तोड़ दिया, ये बाइक लेके चला गया था और इसका ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुछ भी। सो वी रिजॉर्ट टू द एल्डरली पीपल। हम किसके पास जाते हैं? घर के जो बड़े होते हैं। तो वैसे पहले भी क्या होता था, ग्रुप ऑफ एल्डरली पीपल या जो एजुकेटेड मेंबर्स है वो अपना ग्रुप बना के रखते थे इनसाइड द फैमिली। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके पास जाओगे। उसके बाद आती है हमारी श्रेणी, ट्रेड और प्रोफेशनल काउंसिल्स। आज भी हमारे पास ट्रेड यूनियंस होते हैं। तो वैसे ही पहले भी होते थे कि भाई जो भी काम कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, उनके जो समझ वाले लोग हैं, हु हैव गुड नॉलेज, हु हैव गुड प्रेजेंस, राइट, हु कैन बी अनबायस्ड, उनका एक ग्रुप बन जाता था। और वो लोग क्या करते थे, दे यूज्ड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद आता है हमारा गना। गना मतलब होता है विलेज असेंबली। जैसे हमारी आज भी पंचायत होती है, तो गांव के जो एल्डर लोग हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास नॉलेज है, एबिलिटी है, समझ है, वो लोग क्या करते थे, उस रीजन की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते थे। फिर हमारे पास आता है अधिकृता। अधिकृता मतलब कोर्ट अपॉइंटेड बाय किंग। तो मतलब किंग ने कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बनाया है हु आर ट्रेन्ड इन शास्त्रास एंड स्मृतिज। तो मतलब उनके पास वो स्मृति जो लिखी हुई हैं कि इसमें ऐसा होना चाहिए, उसमें ऐसा होना चाहिए, उनके पास उसकी नॉलेज है। तो उन लोगों को अपॉइंट किया जाता था डिपेंडिंग अपॉन जुरिस्डिक्शन, कि भाई हमारे जुरिस्डिक्शन में ये है अधिकृता, तो आप यहाँ पे आ सकते हो और यहाँ पे चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आता है सस्यता, जिसको हम किंग्स कोर्ट बोलते हैं या किंग्स हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ भी बोल सकते हैं, जहाँ पे किंग खुद बैठते हैं एंड हमारे चीफ जस्टिस वगैरह भी होते थे और वो लोग मैटर करते थे। एंड लास्टली कम्स नृपा। ऑफ कोर्स नृपा इज द सुप्रीम अथॉरिटी, जहाँ पे कोई कोर्ट नहीं होता है, किंग खुद होता है। ऑल्दो सस्यता में भी जो कोर्ट बनता है दैट इज ऑल्सो प्रिसाइडेड बाय द किंग, बट दैट इज अ कोर्ट। तो हमारे पास और लोग भी होते हैं और वैसे ही फैसले होते हैं। लास्ट रिजॉर्ट होता है हमारे पास नृपा। अब जैसे आज के समय में हमारे पास है कि भाई हाई कोर्ट में फैसला गया, हाई कोर्ट से आप जस्टिफाइड नहीं हो, सुखी नहीं हो, दुखी हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हो। वैसे ही पहले भी हमारे पास चीजें होती थी। तो हमारे पास जो हिरार्की है, दे कैन बी रेफर्ड टू अ हायर प्लेस, राइट। ओके इसमें चीज़ें और क्लासिफाइड होती थी कि कौन सा कोर्ट किस मैटर्स पे डिस्कस करेगा। जैसे अगर किसी ने मर्डर कर दिया तो ऐसा नहीं है कि घर में सुलझ जाएगा। तो चीज़ें अलग अलग होती थी, बट इतने डिटेल में हमको पढ़ना नहीं है। तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारे लिए नेक्स्ट चीज़ जो ज़रूरी है वो है यहाँ पे जुडिशरी। आई होप यू आर राइटिंग दिस। एंशिएंट पीरियड में आपको इतनी चीज़ें लिखनी है। जुडिशरी, कहाँ चला गया ये? माइनर डिस्प्यूट्स, लोएस्ट कोर्ट एंड मेजर किंग। ठीक है, कोर्ट सिस्टम में क्या क्या बताया मैंने आपको स्टार्टिंग से? कुला, श्रेणी, गणा, अधिकृता, सस्यता एंड नृपा। ठीक है, कुला मतलब फैमिली वाला, श्रेणी मतलब बिजनेस वाला, गना मतलब आपका विलेज का, अधिकृता मतलब जो कोर्ट स्टैब्लिश्ड है, सस्यता मतलब किंग वाला कोर्ट, और नृपा मतलब खुद किंग। क्लियर? सो आज हमने अभी तक क्या डिस्कशन किया है? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एंशिएंट पीरियड, जहाँ पे किंग्स होते थे। Different territories had different laws, but they were based on dharma, and we also had some universal texts जिनके हिसाब से सारे decisions लिए जाते थे। जुडिशरी हमारी कोर्ट सिस्टम की इस तरीके से होती थी। सो ये चीज़ें हमें याद रखनी है फ्रॉम
एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव इन एंशियंट पीरियड। एंड एंशियंट पीरियड कहाँ शुरू हुआ था? अराउंड 15th सेंचुरी, राइट, 1500 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, तो वहाँ हमारा शुरू हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसका एंड कैसे हुआ, ये सारी चीजें पहले होती थी। देन केम फॉरेन इन्वेजन्स। फॉरेन इन्वेजन्स, कुछ इंग्लिश लोग आ गए, कुछ ब्रिटिश लोग आ गए, कुछ पोर्टुगीज आ गए, कुछ मुगल्स आ गए, कुछ ये आ गए, कुछ वो आ गए, ऐसे लोग धीरे 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 करके आते गए इंडिया में। इंडिया में वो अटैक कर करके अपनी टेरिटरी, बहुत सारे झगड़े हुए ना, लड़ाइयाँ हुई, तो फॉरेन इन्वेजन्स मतलब बाहर के लोग आए, बहुत ज्यादा उन्होंने अटैक किया और उन्होंने कहीं ना कहीं गद्दी, किंग को हटा हटा के खुद वहां पे बैठ गए। अब जब वो खुद वहां पे बैठे तो वो अपने लॉ लेके आए, अपने नियम लेके आए, जो उनके वहां चलते थे नियम। तो यहाँ पे धीरे धीरे हमारे एंशियंट इंडिया के नियम हट गए और ये अपने नियम लेके आए, ठीक है। एंड देयर कम्स योर मिडीवल पीरियड। उसके बाद क्या हुआ, हमारा मिडीवल पीरियड है। अभी तक देखो हम बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे थे, अब हम थोड़ी सी स्पीड गेन करेंगे। वाई? बिकॉज हमने अच्छा खासा बेसिस या फ्रेमवर्क बना लिया है, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं हम किंग विंग के जमाने में पहुंच गए होंगे, तो अब हम थोड़ा सा अपने स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। सो नाउ वी कम टू द मिडीवल पीरियड, ठीक है। बट पहला क्लास था तो अब मिडीवल पीरियड को हम डिस्कस नहीं कर रहे। सेकंड क्लास में हम बाकी तीनों पीरियड बड़े आराम से जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे। आई होप यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ लॉ, कि भाई हमें लॉ पढ़ना है, और लॉ क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं। आज के समय में लॉ कहाँ से आता है, कैसे आता है, वहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं है। सो वी हैव डिस्कस नथिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ मेकिंग लॉ, ऑर्डिनेंस, ये सब अभी हमने डिस्कस नहीं किया। अभी तो हम सिर्फ नियम पढ़ रहे हैं कि नियम एक सिविलाइज सोसाइटी में रहने के लिए जरूरी है। एंशियंट इंडिया में भी नियम होते थे, वो कौन बनाता था, कैसे बनते थे, कैसे हमारा कोर्ट जजमेंट, ये सब होता था। बस अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एंशियंट इंडिया के बारे में डिस्कस किया है, राइट। चलो अगले क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? वी विल डिस्कस अबाउट द मिडीवल पीरियड ऑल्सो, राइट। चलो, पर जितना मैंने बताया है उतना रिवाइज करके भाई एकदम टनाटन तैयार रहना है फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। हेलो एवरीवन, चलिए भाई शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। देखो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था हमारा CMA फाउंडेशन का सिलेबस, और सबसे पहला बड़ा छोटा सा कंटेंट पढ़ा था हमने अबाउट द एंशियंट इंडिया, कि एंशियंट इंडिया में क्या होता था और तब हमारे लॉज किस हिसाब से थे, हमारा जुडिशरी किस हिसाब से था। और मैंने आपको कुछ चीजें लिखाई थी कि आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए ये चीजों को याद रखना है। ऐसा लग रहा है मैं कुतुबुद्दीन ऐबक के सर पर जाकर बैठ गई। ओके, नाउ अब हमारा क्या है, हम आगे बढ़ रहे हैं एंड वी हैव नाउ कम टू मिडीवल इंडिया, ठीक है। 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया था ना, एंशियंट, मिडीवल, ब्रिटिश का टेन्योर और करंट एरा, है ना। तो अभी हम सेकंड वाले में आए हैं। अब हमारा क्लास फटाफट से चलेगा, है ना, क्योंकि पहले हमें बहुत सारा फ्रेमवर्क समझना था, अब तो हमको हिस्ट्री के क्लास से तो बाहर निकलना है ना जल्दी जल्दी, तब हम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर जाएंगे लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड ऑल दैट। तो इसको फटाफट से हमें क्रॉस करना है, इसलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे हैं मिडीवल इंडिया में। मिडीवल इंडिया में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन मिडीवल इंडिया? मिडीवल पीरियड या मिडीवल इंडिया में फॉरेन इन्वेजन्स हुए। फॉरेन इन्वेजन्स मतलब बहुत सारे बाहर के लोग आए। अगर मैं मिडीवल इंडिया को क्लियरली 2 पार्ट में स्प्लिट करूं, विच इज द मेजर थिंग, सी मैंने पहले भी बताया, मैं फिर से बता रही हूँ, मैं हर क्लास के पहले आपको ये चीज़ बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से रखनी है और समझनी है कि आपके जो स्टडी मटेरियल में कंटेंट दिया है वो इतना सा है और ऐसे है, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंपाइल एंड अंडरस्टैंड होल थिंग। तो कुछ बातें आपको समझनी है और कुछ बातें आपको याद करनी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर पूछे जाएगी तो भाई हम ऐसे थोड़ा ना करेंगे कि हमको आता सब कुछ, हम इतने तेज है फिर भी हमें नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि हमने वो पॉइंट्स लर्न ही नहीं किए जो एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको याद होने चाहिए, कब क्या हुआ था ये सब याद होना चाहिए। अब उससे हमारी नॉलेज शायद टेस्ट नहीं हो सकती, फिर भी याद करना पड़ेगा। इसीलिए मैं एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हिसाब से आपको ना चीजें बता रही हूँ, तो बस बहुत ध्यान से मेरे को सुनते जाओ,
और मैंने वो अलग अलग इंफॉर्मेशन को भी काफी हद तक जोड़ के कनेक्ट करके आपको एक पीस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। ठीक, चलो मिडीवल इंडिया या मिडीवल पीरियड क्या है भाई? हमारे पास आई दिल्ली सल्तनत। हम बात कर रहे हैं यहां पे कहीं ना कहीं इस्लामिक रूल या मुस्लिम रूल की। देयर वाज अ टेन्योर, आपने सुना होगा ना, अकबर, औरंगजेब, मुगल्स, राइट, सुल्तान्स, मुगल पीरियड। इनफैक्ट इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर भी हमारे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स में दिखता है। कितने सारे हमारे पास टोम्स है, कुतुब मीनार है। तो ये सब क्या हुआ, कब बना? ऑब्वियसली बहुत पुरानी चीजें हैं, बट व्हेन इस्लामिक रूल प्रिवेल्ड इन, मतलब बहुत सारे बाहर के लोग आए। अब देखो, जब हम खुद बहुत पावरफुल होते हैं ना, तो कोई हमको एक्वायर नहीं कर पाता है। बट अब सबको पता है कि हम बहुत पावरफुल नहीं थे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, तभी तो हमारे ऊपर ब्रिटिश का भी रूल हो गया था। उसके पहले जो आता था भाई हमारे ऊपर रूल कर लेता था, हम पैसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे। तो द पीपल डिड नॉट हैव द करेज टू फाइट, वी डिड नॉट हैव द प्रॉपर मैकेनिज्म, बहुत अच्छी आर्मी, मिलिट्री, मतलब सब चीजें नहीं थी हमारे पास, अच्छी गवर्नमेंट नहीं थी हमारे पास, अच्छे लॉज नहीं थे, अनडाउटेडली चीजें नहीं थी। और इसीलिए जो भी आता था भाई वो हमें कंट्रोल करने लग जाता था। अगर उसके पास पावर है, उसने 2-4 लड़ाइयां लड़ी और वो वहां का एक्वायर करके राजा बन के बैठ गया, अब उसकी बात मानो, हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं है। तो ऐसा ही पहले भी होता था। तो सुल्तान्स आए, ठीक है। अब सुल्तान्स कब आए, पहला ये सवाल, मैम सुल्तान्स कब आए? इनका जो टेन्योर था वो 1206 से 1526 तक था। तो अराउंड 12th सेंचुरी इट स्टार्टेड, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, हम मिडीवल पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पहले सुल्तान्स एंड देन मुगल्स। क्लियर? एंशियंट इंडिया में हमने कुछ चीजें पढ़ी, अब हम ये पढ़े, और जितनी चीजें मैं बोल रही हूं ना वो आपको लिखते जाना है और वो चीजें याद होती जानी चाहिए। बाद में खुद से याद करने बैठोगे तो एकदम ही नहीं होगी, बोलेगा यार माथा फोड़ लोगे आप लोग अपना कि क्या पढ़ा रहे हैं हमें, पर अभी याद करनी है, ठीक है। तो फोकस 1206 से 1526 तक, ठीक है मैम। तो ये हमारा क्या था भाई, इंडो इस्लामिक कल्चर वगैरह आया। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अगर हम बिगनिंग की बात कर रहे हैं या आपको लिखना है, अगर हम शुरुआत की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक बंदा था मोहम्मद घोरी, जिसने डिफीट किया था पृथ्वीराज चौहान। सब आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ स्टोरीज, मूवीज भी बन जाती है, हिस्ट्री ज्योग्राफी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। पूरी हिस्ट्री याद करने की जरूरत नहीं है, जितना कंटेंट मैं बता रही हूं बस उतना ही आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं, मोहम्मद घोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान एट द सेकेंड बैटल ऑफ टरेन इन 1192 एडी। तो वो मैंने आपको टेन्योर ऑब्वियसली समझा दिया, एनो डोमिनी इज एडी, मतलब आफ्टर दैट जो हम मानते हैं 1192 अराउंड 1206, मतलब अराउंड इसके बाद वही आता है ना 1206, तो अराउंड यहाँ पे 12th सेंचुरी से आपका ये टेन्योर शुरू हुआ था। बट डिफीट वहीं पे हो गई थी। तो डिफीट कब हुई थी ये भी क्या याद करना पड़ेगा? हाँ, ये भी याद करना पड़ेगा, इन 1192 एडी, बैटल ऑफ टरेन, ठीक है। ठीक है मैम, ये तो समझ में आ गया हमको कि ऐसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ? तो जब इन्होंने डिफीट किया ना, तो मोहम्मद घोरी के एक स्लेव हुआ करते थे। स्लेव कौन थे उनके? उनके स्लेव हुआ करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक। यहां पे मैंने बनाया भी हुआ है। He became the first sultan. He became the first sultan. हमारा ये जो पीरियड है दिल्ली सल्तनत का, ये क्या है, अलग अलग डायनेस्टीज में डिवाइडेड है। मैम डायनेस्टी क्या होती है? डायनेस्टी मतलब रूल होता है, जैसे होता है ना कि
इफ आई एम सेइंग ओके कुतुबुद्दीन ऐबक इज द सुल्तान, तो मतलब वो उनकी फैमिली, उनके जो भी लोग हैं वो रूल कर रहे हैं। अब उनके में भी कोई भाई हैं, उनके में भी कोई और रिलेटिव है, उनमें भी आपस में लड़ाई होती रहती थी। तो दिल्ली सल्तनत की ये प्रॉब्लम थी कि ये दामाद है, मतलब बहन की वो है, इसने इससे लड़ा, उसने उससे लड़ा, इसने इसको एक्वायर किया, उसने इसको एक्वायर किया, तो लोग आपस में भी बहुत लड़ते रहते थे। तो ये अलग अलग डायनेस्टीज हमारी बनी, मतलब कहीं ना कहीं दे ऑल वर सुल्तान्स। वो दिल्ली सल्तनत का ही पीरियड था, बट इनके अलग अलग लोग थे। हमारे पास डायनेस्टीज कौन सी थी? स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज घौरी के कहीं ना कहीं दैट वाज द स्लेव, एंड फर्स्ट डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक became first सुल्तान। और ये कहाँ पे बिलोंग करते थे? स्लेव डायनेस्टी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास खलजी डायनेस्टी भी है, तुगलक भी है, और हमारे पास सैयद डायनेस्टी भी है, एंड वी ऑल्सो हैव वन मोर दैट इज लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो हमारे पास ये 5, इनका जो पूरा का पूरा टेन्योर है, ये 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड था, आप कह सकते हो। पहले ये लोग आए, फिर ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए। तो लास्ट जो हमारे पास सुल्तान थे वो हमारे पास थे इब्राहिम लोदी। ये लास्ट सुल्तान थे। ठीक है, ये लास्ट सुल्तान थे। ओके, इनको डिफीट किया। He was defeated by बाबर। और तब आया हमारा मुगल रूल। Then came मुगल रूल। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। चलो, सो मोहम्मद घोरी, पहले इट बिगिंस अराउंड 12th सेंचुरी। पहली इंपॉर्टेंट चीज, अनडाउटेडली फॉरेन इन्वेजन्स आए। अब जब लोग आते हैं अराउंड, जैसे अगर मैं आपके पास आऊंगी तो मैं आपको अपनी जो भी नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से गाइड करूंगी। कोई और आएगा, वो बंदा अपना एक्सपीरियंस बता सकता है। मैं हो सकता है आपको मोटिवेट करूं, नहीं नहीं आप 2 महीने में भी ये कोर्स कवर कर सकते हो। कोई और बोलेगा नहीं नहीं 2 महीने में करोगे तो पक्का उलट जाओगे। आप क्या करो, कम से कम ये अटेम्प्ट छोड़ दो और उसके बाद कम से कम 6-7 महीने लो और फिर काम करो। ऐसा नहीं है कि मैं गलत हूं, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, बट सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस हैं। तो जैसे फॉरेन इन्वेजन्स आए भाई, उन्होंने जो देखा था कि हाँ यही सही होता है, वही आपके लिए जस्टिस बना दी। सो दे ब्रॉट देयर ओन जस्टिस आइडियाज, दे ब्रॉट देयर ओन लॉज। जहां से आए वो वहीं का नियम ले आए। ठीक है, तो सबसे पहले मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल ऑफ टरेन में डिफीट किया, एंड ही बिकेम द फर्स्ट सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम द फर्स्ट सुल्तान। ठीक है, इनके स्लेव थे तो इसीलिए वो स्लेव डायनेस्टी में रहते हैं। तो मिडीवल पीरियड जो हमारा है वो पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें, दिस इज नॉट जस्ट लोधी डायनेस्टी जो पीरियड दिया हुआ है, ये जो पीरियड दिया हुआ है ये पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत का पीरियड है। इसमें सारी की सारी डायनेस्टीज आती हैं, ऑल्दो आपसे सब नहीं बोली गई हैं, आपको सिर्फ 2 के ही नाम दिए हुए हैं। मैंने आपको सारा लिखा दिया है, याद नहीं करना है बट आपको पता होना चाहिए इसलिए। उसके बाद लास्ट हमारे कौन थे? इब्राहिम लोदी थे। तो इब्राहिम लोदी लोदी डायनेस्टी के थे, एंड ही वाज डिफीटेड बाय जहीरुद्दीन बाबर, एंड वहां से हमारा मुगल का रूल शुरू हुआ। और जब इनकी डेथ हुई तो मुगल का रूल एंड हुआ। नॉट जस्ट इनकी डेथ बट लास्ट में मैं बोलूंगी डेथ ऑफ औरंगजेब एक्चुअली लेड टू एंड ऑफ मुगल रूल, वो बाद में देखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी तो कर लेंगे। अब मैम एक बात और बताइए, भाई हम पढ़ तो लॉ रहे हैं, अभी तो हमने सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ ली। अगर हम लॉ और जस्टिस की बात करते हैं, लॉ एंड जस्टिस, तो इस पीरियड में मतलब जब दिल्ली सल्तनत आप बोल रहे हो, तो तब किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो किसके नियम माने जाते थे? देखो नियम उसी के माने जाते थे जो आया है, जो रूल कर रहा है। तो जो सुल्तान होता था वो सबसे सुप्रीम हो जाता था। ठीक है, सुल्तान के अंदर हमारे पास चीफ जस्टिस भी होते थे, और इसके बाद हमारे पास अलग अलग कोर्ट्स ऑफ जस्टिस भी होते थे।
कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, जैसे एक कोर्ट दीवानी, ऐसे लिखते हैं हम, दीवान ई मजलिम, और जैसे हमारे पास दीवान ई सियासत, तो अलग अलग, जैसे आजकल हम बोलते हैं ना हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, सेशंस कोर्ट है, तो वैसे ही पहले भी इनके पास ऐसी चीजें हुआ करती थी। तो यही हमारा लॉ का सिस्टम था। तो लोगों को प्रॉब्लम होती थी, तो ये अलग अलग डिविजन्स थे कि हाँ, अगर आपको इन मैटर्स पे जाना है तो आप दीवानी मजलिम पे जाओ, इन मैटर्स पे जाना है दीवानी सियासत पे जाओ, तो अलग अलग हमारी चीजें होती थी। एंड it was like that. So during the Sultanate period, there were several codes of justice relating to different branches of law. For example, Diwani-e-Muslim deals with disputes concerning administration or bureaucracy. Okay, moving to the next tenure. अभी भी हम मिडीवल इंडिया या मिडीवल पीरियड की ही बात कर रहे हैं, बट नाउ वी हैव कम टू द सेकेंड पार्ट, मुगल पीरियड। ओके, तो भाई मुगलों ने जब करी लड़ाई तो क्या हुआ? मुगलों ने जब करी लड़ाई तो मुगल राज आया, है ना। अब मुगल राज आया तो इसमें क्या क्या हुआ मैम? सबसे पहली बात, इसमें भी हमको दो चीजें पढ़नी है। एक तो काइंड ऑफ हमारी हिस्ट्री कि मुगल क्या आए, कैसे आए, और दूसरा अगर मैं बात करूं तो हमारा जस्टिस, या कह सकते हैं हम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना, सुल्तान्स के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि ये लोग आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते रहते थे। तो मुगल एम्पायर जब आया तो कहीं ना कहीं इस्लामिक रूल ही था, तो इन लोगों का भी यही काजीज थे और यही सब चीज़ें थी। मिडीवल पीरियड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी काइंड ऑफ यही चीज़ है जस्टिस में। ऐसे ही हमारे पास एम्परर या जो किंग है वो सुपर सीड करता था ऑन एवरीथिंग एल्स। उसके बाद हमारे पास एक चीफ हुआ करता था जिसको आप सुप्रीम काजी भी बोल सकते हो। वैसे हम इसको अगर चीफ जस्टिस बोले तो हम इसको बोलते थे काजी उल कुजात, ठीक है। एंड ही वॉज ऑल्सो असिस्टेड बाय मुफ्ती। मुफ्ती क्या करते थे? एंड Mir, and then we had some provincial courts. प्रोविंस होती है ना, अलग अलग प्रोविंस डिवाइड कर देते हैं कि ये एरिया इसका, ये एरिया इसका, ये एरिया इसका। तो इसमें हमारे पास सब में काजी हुआ करते थे जो हेड होते थे, चीजों को देखते थे। समझो, अभी मैं हाईलाइट कराती हूँ, बट अल्टीमेटली हमारा जो कहने का इंटेंशन है इट इज द सेम कि सुल्तान का पीरियड हो या मुगल का पीरियड हो, जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो इस्लामिक रूल ही है। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ें होती थी। बट ऑफ कोर्स मुगल एम्पायर में थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, अनडाउटेडली बहुत अच्छा नहीं था इन कंपेयर टू द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में इससे बेटर जुडिशियल सिस्टम था हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, प्रोविंशियल कैपिटल में एक काजी हुआ करता था जो हेड करता था। अब हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो उन्हीं के पास हम जाते थे, और उसके बाद पूरे के पूरे एम्पायर का एक सुप्रीम काजी हुआ करता था जिसको हम चीफ कहते थे। एंड अल्टीमेटली वी हैड द एम्परर, ठीक है। तो हमारे पास कहीं ना कहीं ऐसी ही चीजें थी। दे हैड गुड, यू कैन से दे हैड नोबल आइडियाज। इनफैक्ट अगर हम अकबर वगैरह की बात करते हैं तो उनको बहुत नाम भी लिया जाता है कि औरंगजेब, अकबर की, ये दे वर द रूलर्स जो हमेशा सच के लिए और जो हमेशा बहुत फेयर काम करते थे। सो दे हैड नोबल आइडियाज, बट स्टिल द सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। बहुत ही अच्छा सिस्टम बना दिया था ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हमारा दिल्ली सल्तनत का पीरियड एंड हुआ, मतलब अराउंड 1526, तो हमारी जो मुगल चीजें हैं, मुगल डायनेस्टी, वो स्टैब्लिश हुई। एंड जब औरंगजेब की डेथ हुई तो अल्टीमेटली मुगल्स का भी एंड आ गया। सो मुगल पीरियड में हमको हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है। स्टार्टिंग मैंने आपको बता दी कि जब हमारी
दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ तो मुगल्स की शुरुआत हुई। और मुगल्स का एंड कब हुआ? मुगल्स का एंड हुआ विद द डेथ ऑफ औरंगजेब, ऑल्दो आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग व्हिच इज रिटन एंड यू नीड टू लर्न इट, नो। ओके फाइन। हमारे लिए यहां पे जुडिशियल सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। जुडिशियल सिस्टम, तो सबसे पहली बात भाई, कोर्ट्स को कैटेगराइज किया गया था रिक्वायरमेंट के हिसाब से। चीफ जुडिशियल फंक्शन काजी उल कुजात, ये क्या करते थे? सुपरवाइज करते थे प्रोविंशियल कोर्ट्स को, मतलब अलग अलग प्रोविंशियल कोर्ट्स बने थे, इनको असिस्ट करती थी मुफ्ती एंड मीर आदिल। Former was given the duty to expound the law on which Qazi would deliver the verdict, and latter was associated with the functions of bringing the parties to the court and enforcing the decrees. मतलब क्या है? फैसला सुनाने में मुफ्ती हेल्प करता था कि भाई देखिए, अगर मान लो हम काजी हैं, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सी आई डू नॉट हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ मुस्लिम रिलीजन, सो मैं वही आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ विच आई एम सपोज टू गिव यू। ओके, अगर कहीं से भी कुछ भी आई वुड से इमोशंस हर्ट हो रहे हो, बिकॉज मे बी आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग दिस थिंग करेक्टली या कुछ ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए माई अपॉलॉजीज। इनको असिस्टेंस दी गई। इनको असिस्टेंस कौन सी दी गई? भाई एक जन है, चीफ बंदा आप समझ लो, जिसके पास लोग आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके। सबसे पहले अगर हम ग्राउंड लेवल पे हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम्स लेके अपने प्रोविंशियल कोर्ट में जाते हैं, मतलब उस प्रोविंस में जो कोर्ट स्टैब्लिश किया हुआ है, जहां पे एक हमारे पास काजी है, वहां पे हम जाते हैं, और वो किसके हिसाब से? मुस्लिम लॉज के हिसाब से, उनके पास जो नॉलेज है, उनके जो नोबल आइडियाज हैं, बेसिकली फेयरनेस एंड जस्टिस, उसके हिसाब से हमको फैसला सुना देते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? हम इसके ऊपर भी जा सकते हैं, राइट। हम इसके ऊपर किसके पास जा सकते हैं? हम इसके ऊपर जा सकते हैं जो हमारा चीफ जुडिशरी फंक्शन काजी उल कुजात है, जो सुपरवाइज करे प्रोविंशियल कोर्ट्स को, वो हमारी क्या करते थे? अपील्स को हियर करते थे। इनके पास अगर हम गए तो इन्होंने मान लो फैसला सुनाया। ये फैसला कैसे सुनाएंगे? वो लॉ जो इनको मुफ्ती बताएगा, और वो लॉ, वो उन्होंने मान लो फैसला सुना दिया, बट लोग वो मान नहीं रहे हैं, तो उसको एग्जीक्यूट कराने का, जैसे हम बोलते हैं ना, कोर्ट की ऑर्डर को भी एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, डिक्री ऑफ कोर्ट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। वो हेल्प कौन करता है? मीर अदल। ठीक है, सो एक्सपाउंड लॉ, एनफोर्स ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ये हमारे लिए मुगल पीरियड के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हमने मिडीवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत एंड मुगल पीरियड दोनों पढ़ा है। दिल्ली सल्तनत में थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपको याद रखनी है, एंड मुगल पीरियड में अनडाउटेडली ओनली हैव टू रिमेंबर अबाउट द जुडिशियल सिस्टम। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ब्रिटिश रूल। अच्छा, ये हमारा ब्रिटिश रूल, ये मैं कह सकती हूँ कहीं ना कहीं मुगल्स, ऑल्दो दे आर आई थिंक द सेम पर्सन। ठीक है, डोंट गो बाय द इमेजेस। ओके, मुगल्स, सुल्तान्स, ये 1206 से 1526, ये लेटर ऑन। ये दोनों जो हमारा बातें हैं, ये मिडीवल पीरियड की ही हैं। ओके, एंड दे बोथ आर इस्लामिक रूल। ठीक है, विद देयर आइडियाज ऑफ जस्टिस, with their ideas of justice। इसमें हमारे पास डायनेस्टीज हैं, घोरी,
Aibak, first Sultan, and then Lodi, Ibrahim Lodi, last Sultan, defeated by Babur. उसके बाद हमारा मुगल रूल शुरू हुआ और यहाँ पे हमें याद करना है जुडिशियल सिस्टम. जुडिशियल सिस्टम में सबसे पहले या सबसे ऊपर हमारा एम्परर, उसके बाद चीफ, उसके बाद प्रोविंशियल कोर्ट्स हेडेड बाय अ काजी. ठीक है, और इसमें हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, असिस्टेड, वो मैंने लिखवाया हुआ है. इधर यू राइट इट एट वन प्लेस ओनली. आपने अगर वहां लिखा है तो वापस यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने ऐसे एक टेबल टाइमलाइन बनाई हुई थी मेरे साथ तो आप यहाँ पे लिखो. ओके, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप ये जो क्रिस्प पॉइंट्स हैं हर एक पीरियड के जरूर लिखें विद मी. कमिंग टू द ब्रिटिश रूल, द थर्ड पार्ट, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड विच लास्टेड लॉन्ग. बहुत सारे लोग आए भाई बिजनेस करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, बिकॉज इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रेड हो सकती हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे थे, आई वुड से अभी भी हैं. बट जैसे हम बोलते थे ना इंडिया को सोने की चिड़िया, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द गोल्ड, इट्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, सो लॉट ऑफ पीपल केम टू इंडिया फॉर ट्रेड, कि भाई हम ये यहाँ से यहाँ बेचेंगे, या यहाँ से ऐसे करेंगे, यहाँ पे सस्ते में खरीदेंगे, वहां ले जाके बेचेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे. तो लॉट ऑफ पीपल केम, पोर्टुगीज, ब्रिटिश, डेन्स, डच, फ्रेंच, लॉट ऑफ पीपल केम, एंड ब्रिटिश और इंग्लिश मेन एक्चुअली established their presence in India. क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत सारी चीजें हैं. What is important for us is the East India Company. ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है भाई? अब हमको नाम से ऐसा लगता है अच्छा कोई इंडियन कंपनी बनी हुई है क्या? नहीं, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, एक प्राइवेट कॉरपोरेशन आप समझ लो, जो बनाई गई थी ब्रिटिशर्स द्वारा और उनके रॉयल चार्टर के परमिशन लेके. मतलब एकदम लेमैन लैंग्वेज में मैं अगर समझाने की आपको कोशिश करूं तो वहां पे अगर हम बात कर रहे हैं, यहां पे ब्रिटिशर्स के कुछ लॉज हैं कि नहीं है? ब्रिटिशर्स के कुछ लॉज हैं. अब ये लोग आ गए इंडिया में और इंडिया में ये काम करना चाहते हैं. अब इंडिया में ये काम कैसे करेंगे? तो इसके लिए बनाई गई ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी नाम ही इसलिए इसको दिया गया कि वहां पे चीजों को ये ट्रेड करेगी, तो नाम दिया गया. ठीक है, कि ब्रिटिश प्रेजेंस को स्टैब्लिश करेंगे, स्पाइसेस वगैरह में ट्रेड करना एंड बहुत सारी चीजें, कि पोर्टुगीज वगैरह तब तक बहुत काफी अच्छी होल्ड बना रखी थी, तो ये लोग आएंगे और ये लोग क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे. अब देखो, पहले आते हैं इंसान काम करने के लिए. अगर हम कहीं जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं भैया ये कितने में मिलेगा, वो हमको सामान देते हैं कि ये लीजिए बहन जी ये तो मिलेगा आपको 100 रुपए किलो. हम उनसे बार्गेनिंग करते हैं, नहीं नहीं 100 में नहीं, मुझे तो ना 50 में लगाओ, मैं इतना क्वांटिटी लूंगी क्योंकि मुझे आगे जाके बेचना. उन्होंने कहा नहीं 50 तो नहीं हो पाएगा, 75 में ले लो, चलो डील फाइनल करो. ऐसे हम डील्स करते हैं. उसके बाद हमें लगता है यार ये तो पावरफुल है ही नहीं, इसको तो हम प्रेशराइज कर सकते हैं कि तुमको मुझे इतने में देना ही देना पड़ेगा, नहीं तो. हमने सारे लोग हटा दिए वहां से, हम ही हैं लेने वाले, अब देना पड़ेगा, तो प्रेशराइज किया. फिर और पावर अप्लाई की, हमने एक आर्मी खड़ी कर ली ईस्ट इंडिया कंपनी ने और उनके ऊपर अनड्यू प्रेशर्स बनाए, उनको मारा पीटा जो भी किया, और धीरे धीरे हमने उनके ऊपर रूल स्टैब्लिश कर लिया. तो मतलब हम आए थे धंधा करने, बिजनेस करने, ट्रेडिंग करने, बट एक्चुअली वी एक्वायर्ड द होल नेशन स्लोली एंड स्लोली. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हुई. ईस्ट इंडिया कंपनी ने अच्छा तो नहीं किया, बट ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले स्टैब्लिश हुई थी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड. अब मैं हाईलाइट कराती जाती हूँ. ठीक है, चार्टर, अच्छा छोड़ो, चार्टर ऑफ एलिजाबेथ 1600 empowered them legislative right.
चार्टर ऑफ एलिजाबेथ मतलब क्या है? चार्टर का मतलब क्या होता है? अगर किसी ने कभी भी सुना हो, हम बोलते हैं ना रॉयल चार्टर, मतलब उनको परमिशन मिली गई है, अथॉरिटी दी गई है। जैसे अगर हम यहाँ पे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट एम्पावर्ड मी कि मैं ये काम करूं, तो वैसे ही उनका चार्टर ऑफ एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने एम्पावर किया, उन्होंने अधिकार दिया वहां के लोगों को कि आप ऐसा करो। ठीक है, तो उन्होंने आके ऐसा किया। चार्टर ऑफ एलिजाबेथ ने एम्पावर किया उनको लीगल अधिकार, ऑल्दो लिमिटेड, बट इट लेड टू अ न्यू जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूल कौन कर रहा है भाई? इंग्लिशमैन आए और यहाँ पे रूल करने लगे। अब वो किसकी मानेंगे? वो ऐसा नहीं है कि एकदम अपने मन की करते थे, उनको वहां से ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो वो वहां की मानते थे, वहां से ऑर्डर्स मिले। अब क्या होता है, जब हम ट्रेडिंग करने आए थे और ट्रेडिंग करने के बाद हम लोगों का हक मार रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तो झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए। कुछ लोग भी प्रोटेस्ट करेंगे। अब आपको दिख रहा है कि नहीं, मुझे तो ना इनके ऊपर प्रिवेल करना है। अगर ऐसे ही हम लोग लड़ते रहेंगे तो हम प्रिवेल नहीं कर पाएंगे, हम इनके ऊपर राज नहीं कर पाएंगे। जैसे किंग्स भी होते थे पुराने जमाने में, सुल्तान भी होते थे, मुगल भी होते थे, क्या करते थे? आते थे, एक्वायर करते थे, तो फिर प्रजा का हित करते थे कि भाई प्रजा अगर हमारे ऊपर चढ़ के बैठ जाएगी तो फिर तो हमको भगा देगी। तो ऐसे इन लोगों का भी यही था कि इन लोगों को भी तो राज करना है ना। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा झगड़े होने लगे और झगड़ों को रेजोल्यूशन का कोई बहुत अच्छा वो था नहीं। तो यहां पे स्टैब्लिश हुआ मेयर्स कोर्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टैब्लिश किया था। और यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग के अधिकार होते थे, भाई इन्होंने हमसे ले लिया, इन्होंने हमको पेमेंट नहीं किया, ऐसे किया वैसे किया, जितने भी झगड़े होते थे तो यहाँ पे इसकी सुनवाई होती थी। तो इवन आवर ट्रेडर्स यूज्ड टू गो देयर एंड यहाँ पे हमारी सुनवाई होती थी। ठीक है, तो ये चीजें डेवलप हुई। इट लेड टू अ न्यू जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। इसका अधिकार कहां से आया? वही ऐसे आया। ईस्ट इंडिया कंपनी टर्न्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एंटिटी इंटरेस्टेड इन रेवेन्यू। भाई ये कंपनी आई थी ट्रेडिंग करने के लिए, पर धीरे धीरे ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से अपनी इन्होंने आर्मी खड़ी कर ली ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पलासी एंड सब्सिक्वेंट ग्रांट ऑफ दीवानी राइट्स इन बंगाल। तो कहीं ना कहीं काफी ताकतवर बन गई ये ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, however in this process of acquiring territories over territories, the need for resolution of disputes also arose। बहुत सारे झगड़े होने लगे जैसे मैंने आपको बताया, एंड इसलिए जरूरत पड़ी एक लीगल सिस्टम की। अब लीगल सिस्टम कौन डिवाइस करेगा? ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ही डिवाइस करेंगे। तो जो उनको सूट करता था, जो उनको सही लगता था, वो ब्रिटिश लीगल सिस्टम यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ। बहुत सारी चीजें हुई। स्टैब्लिशमेंट ऑफ मेयर्स कोर्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स with his judicial plan which is known as the अदालत सिस्टम नाउ, हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुए, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी स्टैब्लिश हुई। ठीक है, धीरे धीरे बताती हूं और उसके बाद हाईलाइट भी करेंगे। बहुत सब ऐसा लगता है पढ़ के कि मैम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मतलब ये एक ऐसी एक्ट है जो इंडिया में पास हुई है। द आंसर इज नो। Government of India Act is an act adopted by the Parliament of UK। ठीक है, ये हमारे यहाँ की एक्ट नहीं है एंड रॉयल एसेंट द्वारा ये पास हुई इंडिया में चीजों को स्टैब्लिश करने के लिए। आई वुड से वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्ट, क्योंकि इंडिया हमारा इतना बड़ा है तो काफी सारी चीजें वहां पे लिखने की आई। तो जैसे आरबीआई हमारा स्टैब्लिश हुआ, हमारा फेडरल कोर्ट सिस्टम स्टैब्लिश हुआ। सो व्हाट इज फेडरल कोर्ट सिस्टम? आई वुड से जैसे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही हमारे पास एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया भी है। फेडरल कोर्ट सिस्टम आप बोलो या फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बोलो, दैट इज ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड बॉडी, अ जुडिशियल बॉडी विच एस्टैब्लिश्ड अराउंड 1937। तो पहली चीज ये याद करनी है। चलो पहले मैं लिखाती हूँ ना आपको, उसके बाद मैं आपको ये चीजें बताती हूँ, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। So let's first write it and then we will relate, है ना। तो उसमें हम हाईलाइट भी कर पाएंगे कि हाँ भाई हमको क्या क्या कंटेंट याद करना है। चलो सबसे पहले हमने बोला कि यूरोपियन पावर्स आए।
ऐसा नहीं है कि एक बार में जैसे मुगल एंड हो गया और ये आ गए, नहीं। आप समझो धीरे धीरे इन्वेशंस होते हैं। हमारा कोई भी ट्रांजिशन आता है, जैसे अगर हम बोले सल्तनत से मुगल्स भी आए या कुछ भी हुआ, तो क्या होता है, उनके किंग को आपने इस एम्परर को डिफीट किया, फिर हो सकता है 4 जगह अभी भी मुगल्स हों तो वहां पे डिफीट करते हैं, वहां पे करते हैं, तो धीरे धीरे सारी चीजें होती हैं। तो हमारी ये जो यूरोपियन पावर्स जिनको हम ब्रॉडली बोलते हैं पोर्टुगीज, क्या है भाई, पोर्टुगीज की स्पेलिंग देख लेना, डच, ब्रिटिश एज वेल एज फ्रेंच, ठीक है। इनको हम चार को यूरोपियन पावर्स यहाँ पे बोलते हैं। ये आए थे ट्रेड के लिए, ट्रेड लिंक्स स्टैब्लिश करने के लिए। होता है ना, हम ट्रेड कनेक्शंस बनाते हैं कि इंडिया के थ्रू हम यहाँ करेंगे, यहाँ से ये लेंगे, यहाँ से वो लेंगे, तो इसके लिए आए। बट इनमें आपस में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, बिकॉज एवरीवन वांटेड अ पीस ऑफ केक, है ना, सबको चाहिए हमें ये मिले, हमें वो मिले, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थे। और ऐसी सिचुएशन में जो ब्रिटिशर्स थे या ब्रिटिश थे, दे एक्चुअली प्रूव्ड आउट टू बी पावरफुल, ठीक है। इसलिए हम ब्रिटिशर्स का रूल पढ़ रहे हैं, इन्होंने एक्चुअली रूल नहीं किया। अब हुआ क्या, इन्होंने स्टैब्लिश की थी एक ईस्ट इंडिया कंपनी 1604 में। ओके, स्टैब्लिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्यों स्टैब्लिश हुई थी? फॉर ट्रेड ओनली। इन्होंने स्टैब्लिश किया, दिस ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड अ मेयर्स कोर्ट। मेयर्स कोर्ट, मेयर्स कोर्ट कब स्टैब्लिश किया? 1726 में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ट्रेड करने के लिए, बट दिस ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअली इंटरफियर्ड इन द लोकल पॉलिटिक्स। इन्होंने अपनी आर्मी बनाई, ये बनाया, वो बनाया, बहुत सारी चीजें की, एंड दे ट्राइड टू एक्वायर अ लॉट ऑफ थिंग्स। इनफैक्ट 1757 में हमारे पास एक मुगल एम्परर थे मीर जफर, जिन्होंने बोला कि चलो आप हमें अपना सपोर्ट दो, हम ये जो नवाब हैं बंगाल के, बंगाल में एक्वायर करने के लिए इनको थ्रो कर देंगे और आपको ट्रेडिंग कंसेशन देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अलग अलग तरीके के इनके बीच में नेगोशिएशंस हुए। तब ये जो ब्रिटिशर्स है ना, इनको रियलाइज हुआ कि ये छोटे छोटे किंगडम्स हैं, यहाँ पे ये राजा हैं, यहाँ पे ये मुगल एम्पायर रूल कर रहे हैं, यहाँ पे ये हैं, इन सबको क्या करें हम, आपस में छोटे छोटे डिवाइड करें और आपस में लड़ाएं और रूल करें, हम ओवरऑल एक्वायर कर सकते हैं। सो दे स्टार्टेड टू एक्वायर डिफरेंट टेरिटरीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिखा भी हुआ है, बैटल ऑफ प्लासी, मैं यही लिख रही हूँ आपको, बैटल ऑफ प्लासी एक्वायर्ड किंगडम एंड अ लॉट ऑफ टेरिटरीज। बहुत सारी इन्होंने टेरिटरीज एक्वायर करी। इनफैक्ट आलम, अगेन अ मुगल एम्परर, इन्होंने ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, बाद में मत पूछना मैम ये क्या लिखा हुआ है, सुनो ध्यान से, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दी। दीवानी राइट्स कब दी? 1765 में। दीवानी राइट्स का मतलब है राइट टू कलेक्ट टैक्सेस। तो मतलब देखो, कंपनी धीरे धीरे क्या बन रही है? पावरफुल बन रही है, ठीक है। कंपनी धीरे धीरे काफी पावरफुल बन रही है। अब सारी चीजें तो ऑब्वियसली हमको पढ़नी नहीं है, डिक्लाइन ये वो। इसके बाद हम बात करते हैं वॉरेन हैसेंस, अगेन ब्रिटिश। इन्होंने स्टैब्लिश किए अदालत, दो कोर्ट सिस्टम, एंड देन यू कैन से the next step, you can say establishment of High Court and Government of India Act. Establishment of High Court, Government of India Act 1935. Federal Court, (1937).
देखो, पहले हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज सच कुछ था ही नहीं। गवर्नेंस मतलब क्या होता है, जो गवर्न कर रहा है हम उसी को बोलते हैं। तो ये क्या था, द होल नेशन वाज गवर्न्ड बाय सिंगल अथॉरिटी, तो हम उसको बोलते हैं यूनिटरी टाइप ऑफ। उसके बाद ये फेडरल हुआ। फेडरल हुआ मतलब हमने छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया। हमने बोला चलो यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, फिर ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होगा। हमने फेडरल कोर्ट बनाया, दैट इज द कोर्ट ऑफ अपील्स, कि हाँ यहाँ पे आप जा सकते हो और आप अपील कर सकते हो। सेंट्रल लेवल का चीजें बनी, ठीक है। तो सिस्टम को पूरा का पूरा धीरे धीरे डिवाइड किया गया। So the GOI Act played a major role. In fact, GOI Act, या मैं कहूँ जो ब्रिटिशर्स है ना, इन्होंने लॉ को एक कोडिफाइड सब्जेक्ट बनाया। कोडिफाइड सब्जेक्ट का मतलब होता है सारी चीजें लिखित रूप में एक डॉक्यूमेंट में हैं। पहले क्या होता था, कुछ भी हमारे पास ऐसे नहीं होता था, इसको ये ठीक लगा उसने वो किया, उसको वो ठीक लगा उसने वो किया, उसने वो अप्लाई किया इसने ये अप्लाई किया। अब हमारे पास क्या है, हर एक चीज का लॉ है ना। सो इट्स अ कोडिफाइड सब्जेक्ट। सो लॉ को एक कोडिफाइड सब्जेक्ट मान के ये सारे काम किए। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से ब्रिटिश रूल हो गया। ओके, तो मैम याद क्या क्या करना है भाई, याद क्या क्या करना है आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम याद होना चाहिए, ग्रांट ऑफ दीवानी राइट्स इन बंगाल, बैटल ऑफ पलासी, ये भी मैंने आपको बताया है। और देखो ऐसे ही पढ़ोगे तो चीजें एकदम समझ नहीं आती हैं, मैं बताऊंगी तो थोड़ी थोड़ी समझ में आएंगी, और पूरी कभी भी नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि हम पूरा अगर पढ़ने जाएंगे तो भाई हम कितनी हिस्ट्री पढ़ेंगे आप समझो, ठीक है। और उसके बाद फिर आप सो जाओगे ऐसे, और मैं हिस्ट्री के क्लास में सिर्फ बकवास कर रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे ये हुआ, वहां पे वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम सिर्फ यही करते रह जाएंगे, तो हम लॉ नहीं पढ़ पाएंगे बेटा। तो हमको उतना ही कंटेंट पढ़ना है जो जरूरी है भाई, ठीक है। चलो ये याद करना है मैम, कर लिया, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो मेयर्स कोर्ट स्टैब्लिश हुआ, वारन हैस्टिंग्स की जो अदालत सिस्टम है वो स्टैब्लिश हुआ, हाई कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड फेडरल कोर्ट। अब ये ऐसा नहीं है रिफॉर्म स्टिल प्रेवलेंट ऐसे करके मत लिखना, रिफॉर्म सिर्फ लिख सकते हो। लॉज स्टिल प्रेवलेंट, कौन से लॉज है जो आज भी हैं हमारे पास, तो बहुत सारे इंडिपेंडेंस के पहले के टाइम की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी तक हम सारी चीजें क्या पढ़े, प्री इंडिपेंडेंस पढ़े। तो जब हम इंडिपेंडेंस के पहले की चीजें पढ़ते हैं, तो इंडिपेंडेंस के पहले इंडियन पीनल कोड आया हमारे पास, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आई हमारे पास, इंडियन एविडेंस एक्ट आई हमारे पास, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच वाज लेटर स्प्लिट ऑल्सो, मतलब उसका कुछ पोर्शन निकाल के सेल ऑफ गुड्स एक्ट अलग बना दिया गया, उसका कुछ पोर्शन निकाल के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अलग बना दिया गया। बहुत कुछ हमको पढ़ना है अपने कोर्स में, हाँ। तो ये सब चीजें आई उसी समय में आई, विच आर स्टिल प्रेवलेंट। आज भी हमने वही लॉज अडॉप्ट किए हुए हैं। तो आप समझो इंडिया में जो कानून चलते हैं वो ब्रिटिशर्स से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। इनफैक्ट इंग्लिश लॉ कई जगह हमने एज इट इज अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंस के पहले का बना हुआ ब्रिटिशर्स द्वारा लॉ है, आप समझो एक तरीके से, पर वो आज भी हमारी कंट्री में प्रेवलेंट है। हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उन्हीं हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। सो इट हैज बीन अडॉप्टेड, ओके। तो कुछ लॉज विच आर स्टिल प्रेवलेंट, ऑफ कोर्स इंडियन पीनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, क्लियर, ठीक है। दिस इज नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट, ऐसा नहीं कि कंप्लीट लिस्ट है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो आई थिंक प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का समझ में आया होगा चीजें, एंशिएंट पीरियड, मिडीवल एंड द ब्रिटिश, बहुत कुछ है, पर इतना कुछ याद नहीं करना है। क्या याद करना है मैंने बता दिया है। प्लीज फोकस करना कि ये सारी चीजें याद हो जाए, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछना नहीं चाहिए ये कब हुआ, ऐसा कब हुआ, वैसा कब हुआ, बट यू नेवर नो, आपसे बड़े आराम से पूछा जा सकता है। तो अगर पूछा जाए तो हम उसमें चूक ना जाएं, है ना। चलो ओके देन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए।
मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आपसे शेयर करूँ। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishabh, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, the student of CSE since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA intermediate classes from CSE Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very tagda concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away, and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।